अमेरिका ने आज सुबह ईरान के खर्ग आइलैंड, जिसकी तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं, यहां पर उन्होंने हमला कर दिया है। खर्ग आइलैंड पर हमला इसलिए किया गया है क्योंकि खर्ग आइलैंड ईरान की लाइफलाइन मानी जाती है और इसी आइलैंड से ईरान अपना 90% तेल एक्सपोर्ट करता है और ईरान को आर्थिक तौर पर कमजोर करने के लिए अमेरिका ने इसी आइलैंड पर मौजूद रेडार सिस्टम्स, बंकर्स और हथियारों के भंडार पर बड़ा हमला किया है। अमेरिका के एक अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमेरिकी सेना ने खर्ग आइलैंड पर 50 अलग अलग स्थानों पर हमले किए हैं। यह आइलैंड पूरी तरह से ईरान की सेना के नियंत्रण में है और इसकी सुरक्षा ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के सैनिक करते हैं और आम लोगों को इस आइलैंड में दाखिल होने की इजाजत वहां पर नहीं है। मानचित्र पर अगर आप देखें तो देख पाएंगे कि इस आइलैंड पर ईरान के 2 ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल्स हैं और इन्हीं टर्मिनल्स की मदद से एक बार में ही 10 बड़े ऑयल टैंकर्स में कच्चा तेल लोड किया जा सकता है और यहां पर लगभग 30 मिलियन बैरल्स कच्चा तेल स्टोर करके रखा जा सकता है। लेकिन अमेरिकी सेना ने इस आइलैंड पर ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभी तक कोई हमला नहीं किया है और वो शायद इसलिए है क्योंकि अमेरिका की नजर आज भी ईरान के तेल पर है। खर्ग आइलैंड को आप ईरान का हॉर्मुज भी कह सकते हैं। जैसे हॉर्मुज का रास्ता बंद होने से पूरी दुनिया में ऊर्जा को लेकर एक कमी हो गई है, एनर्जी क्राइसिस हो गई है, इसी तरह से खर्ग आइलैंड पर हमला होने से ईरान में भी एक बहुत बड़ा संकट शुरू हो सकता है क्योंकि इसी आइलैंड से ईरान की पैसे की सबसे ज्यादा कमाई होती है। ईरान ने हॉर्मुज का रास्ता बंद कर दिया और खर्ग आइलैंड पर हमला करके अमेरिका ने ईरान को यह संदेश दिया है कि वो भी ईरान के सबसे महत्वपूर्ण ऑयल प्लांट्स को बंद कर सकता है। खर्ग आइलैंड ईरान के समुद्र तट से लगभग 25 किलोमीटर दूर है और इससे पहले अमेरिका ने 13 मार्च को इसी आइलैंड पर एक और हमला किया था। लेकिन आप जैसे आपने सुना होगा कि राजा की जान तोते में होती है, यह आपने सुना होगा, तो यह वो तोता है जिसमें ईरान की जान बसी हुई है और अब अमेरिका ने ईरान की गर्दन को यहां से पकड़ लिया है और वो खर्ग आइलैंड पर अब लगातार एक के बाद एक हमले कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि आज से लगभग 170 वर्ष पहले कैसे भारतीय सैनिकों ने खर्ग आइलैंड पर एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार कब्जा किया था। वर्ष 1838 और 1856 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 2 बार खर्ग आइलैंड पर कब्जा किया था। दरअसल 1850 तक भारत के एक बड़े हिस्से पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो चुका था और उस समय भारत ब्रिटेन की सबसे महत्वपूर्ण कॉलोनी बन चुका था। जैसा कि आप जानते हैं, हम ब्रिटेन के गुलाम थे और भारत को ब्रिटिश साम्राज्य का ज्यूल ऑफ द क्राउन यानी सबसे महत्वपूर्ण एसेट उस समय माना जाता था। भारत की रक्षा करने के लिए ब्रिटेन चाहता था कि अफगानिस्तान को एक बफर स्टेट की तरह इस्तेमाल किया जाए। बफर स्टेट का मतलब होता है 2 ताकतवर देशों के बीच एक ऐसा देश जो इन्हें सीधे टकराने से रोकता हो, एक कुशन की तरह। अफगानिस्तान के उत्तर में रूसी साम्राज्य और पश्चिम में ईरान था और उस समय भी ईरान और रूसी साम्राज्य के बीच दोस्ती होती थी। जैसे आज भी ईरान और रशिया के बीच दोस्ती है, उस जमाने में भी रशिया, रूसी साम्राज्य और ईरान के बीच दोस्ती थी। वर्ष 1838 में रशिया के कहने पर ईरान ने अफगानिस्तान के हेरात इलाके पर हमला कर दिया और तब अंग्रेजों को डर था कि अगर अफगानिस्तान में ईरान का प्रभाव बढ़ गया तो अफगानिस्तान के रास्ते से होते हुए रशिया और ईरान की सेना कभी आगे चलकर भारत में भी दाखिल हो सकती है और भारत को अंग्रेजों से छीन सकती है। इससे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को खतरा पैदा हो सकता था और वर्ष 1838 में ब्रिटेन ने ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए तब खर्ग आइलैंड पर हमला करके इसी खर्ग आइलैंड पर कब्जा भी कर लिया था, यानी इस आइलैंड को ईरान से छीन लिया था। हालांकि ब्रिटेन ने वर्ष 1842 यानी सिर्फ 4 साल के बाद ही अपने आप ही इस आइलैंड पर अपना कब्जा छोड़ दिया था और उस समय ब्रिटेन को यह पता नहीं था कि यह आइलैंड जो है कितना महत्वपूर्ण होगा आगे चलकर। वो इसकी कीमत को समझ नहीं पाए और फिर इसके बाद वर्ष 1854 से 1856 तक यूरोप में क्राइमिया का युद्ध चल रहा था। इस युद्ध में एक तरफ रशिया था और दूसरी तरफ ब्रिटेन, फ्रांस और ऑटोमन साम्राज्य के सैनिक थे।
तब रशिया ने ब्रिटेन पर दबाव बढ़ाने के लिए ईरान को एक बार फिर अफगानिस्तान पर हमला करने के लिए कहा, और ईरान ने जैसे ही अफगानिस्तान पर हमला किया तो इसके जवाब में ब्रिटेन ने एक बार फिर से इसी खर्ग आइलैंड पर हमला करके यहां दोबारा कब्जा कर लिया। यानी ब्रिटेन ने एक बार नहीं बल्कि दो बार इस खर्ग आइलैंड पर कब्जा किया। फिर वर्ष 1857 में पेरिस समझौते के बाद ईरान ने अफगानिस्तान से अपनी सेना हटा ली और ब्रिटेन ने खर्ग आइलैंड पर इसके बदले में अपना कब्जा छोड़ दिया। दोनों के बीच समझौता हो गया और ब्रिटेन ने भारतीय सैनिकों की मदद से ही इस आइलैंड पर एक नहीं बल्कि दो बार कब्जा किया था। जैसा आप जानते हैं, भारत ब्रिटेन का गुलाम था और उस समय ब्रिटेन की सेना में बड़ी संख्या में भारतीय सैनिक लड़ते थे, और जब इस खर्ग आइलैंड पर कब्जा किया था ब्रिटेन ने, उस सेना में भी बड़ी संख्या में भारत के जो सैनिक हैं वो लड़ रहे थे। यह भी दिलचस्प है कि ब्रिटेन ने इतनी आसानी से खर्ग आइलैंड पर अपना नियंत्रण क्यों छोड़ दिया। दरअसल तब तक पश्चिम एशिया में कच्चे तेल की भंडार की खोज नहीं हुई थी। दुनिया में किसी को नहीं पता था कि इस इलाके में इतना कच्चा तेल है। ब्रिटेन के कब्जा छोड़ने के लगभग 51 वर्षों के बाद वर्ष 1908 में ईरान में पहली बार बड़े पैमाने पर कच्चे तेल के भंडारों का पता चला। इसके बाद अगले कुछ दशकों में पूरा पश्चिम एशिया दुनिया के लिए एनर्जी का, ऊर्जा का एक केंद्र बन गया। ब्रिटेन ने भले ही आसानी से खर्ग आइलैंड पर कब्जा कर लिया था, लेकिन अमेरिका के लिए अब आज 2026 में इस खर्ग आइलैंड पर कब्जा करना आसान नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान के लिए यह आइलैंड एक लाइफलाइन है, उसकी जान इसमें बसी हुई है और वो इसका महत्व समझता है। यानी अमेरिका के किसी भी हमले का ईरान पूरी ताकत से मुकाबला करेगा, चाहे अमेरिका कोई और इलाका ले ले, लेकिन ईरान खर्ग आइलैंड को अपने हाथ से निकलने नहीं देगा। खर्ग आइलैंड ईरान से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है, यानी ईरान की सेना चाहे तो अपनी मिसाइल्स, ड्रोन्स और यहां तक कि तोपखाने से भी इस आइलैंड पर हमला कर सकती है, इसे बचा सकती है। मानचित्र पर आप देखिए, ईरान के पश्चिमी इलाके में ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं और इस पूरे इलाके में ईरान के सैनिक बहुत आसानी से छिपकर अमेरिकी सेना पर हमला कर सकते हैं। खर्ग आइलैंड पर हमले के लिए अमेरिका आसानी से अपनी नौसेना का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस आइलैंड तक पहुंचने के लिए अमेरिकी नौसेना को हॉर्मूज के रास्ते से ही होकर गुजरना पड़ेगा और हॉर्मूज पर अभी ईरान का कंट्रोल है। जैसे ही अमेरिका की नौसेना हॉर्मूज के आसपास पहुंचेगी, ईरान की सेना हमले शुरू कर देगी। अगर अमेरिका ने खर्ग आइलैंड पर हमला किया तो ईरान खुद अपने ऑयल प्लांट्स में भी आग लगा सकता है। वर्ष 1991 में इराक की सेना ने कुवैत से पीछे हटते समय खुद ही वहां के तेल के कुओं में आग लगा दी थी, और इसे कहते हैं स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी। यानी जब कोई सेना पीछे हटती है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर सहित सब कुछ जलाकर नष्ट कर देती है, ताकि दुश्मन को इस्तेमाल करने के लिए कुछ भी ना मिले, दुश्मन के हाथ कुछ ना लगे। आज इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा कि इजराइल के पायलट्स ने ईरान के रेलवे ट्रैक और पुलों पर नए हमले करके उन्हें नष्ट कर दिया है। אתמול הטייסים שלנו השמידו מטוסי תובלה ועשרות מסוקים בבסיס של חיל האוויר של איראן. היום הם תקפו את מסילות הברזל והקשרים שמשמשים את משמרות המהפכה. הם משתמשים בהם להעביר חומר גלם לנשק, כלי נשק, ואת הפעילים שתוקפים אותנו, את ארצות הברית וגם את מדינות האזור, ואותם פעילים שגם מדכאים את העם האיראני. וזו הנקודה המרכזית. הפעולות הללו שאני אישרתי יחד עם שר הביטחון, אינן נועדו לתקוף את העם האיראני. להפך, הם נועדו להחליש ולקטוש את משטר האימים שמדכא אותם מזה 47 שנים. तो बड़ी बात यह है कि इजराइल ने और अमेरिका ने असल में अमेरिका की डेडलाइन खत्म होने से पहले ही ईरान पर लगातार हमले शुरू कर दिए हैं, और ख़ास तौर पर ईरान का जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे पुल है, रेलवे लाइन्स हैं, इन पर हमले शुरू कर दिए हैं। जो सिविलियन पुल वहाँ पर बने हुए हैं, जिन्हें ब्रिज आप कहते हैं अंग्रेज़ी में, उन पर हमले शुरू कर दिए हैं। इसे आप कह सकते हैं कि ये सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले हैं। यहाँ पर जो आम नागरिक हैं, बेकसूर लोग हैं, वो मारे जाएंगे, और अगर बच भी जाएंगे तो उनके इस्तेमाल करने के लिए अब ये पुल नहीं बचेंगे। और इसमें जो सबसे ज़्यादा परेशानी होगी वो ईरान की आम जनता को होने वाली है। और
जैसा मैंने आपको बताया, ईरान और इजराइल अब लगातार आज के दिन ईरान पर हमले कर रहे थे। आज सुबह ईरान ने सऊदी अरब के सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में से एक जुबैल इंडस्ट्रियल सिटी पर भी हमला किया है। पूरी दुनिया के पेट्रोकेमिकल उत्पादन का लगभग 5 से 7% प्रोडक्शन इसी कॉम्प्लेक्स में होता है जहां पर यह हमला किया है। तो इस समय लगातार खबरें आ रही हैं, अमेरिका से खबर आ रही है, ईरान से खबर आ रही है, पश्चिम एशिया से लगातार खबरें आ रही हैं। और आप ये समझ लीजिए कि जिस समय मैं आपको ये खबरें बता रहा हूँ, एक के बाद एक लगातार नई नई खबरें, नए नए अपडेट्स आ रहे हैं। तो दोनों तरफ से, चाहे वो इजराइल और अमेरिका हो, वो भी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले कर रहे हैं। और ईरान ने भी आज पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला किया है। और ईरान के इस हमले के जवाब में इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स गैस प्लांट को निशाना बनाया। और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार है। पिछले महीने भी इजराइल ने इसी गैस भंडार पर, इसी गैस प्लांट पर एक बड़ा हमला किया था। अब देखिए अमेरिका की सरकार कैसे काम कर रही है। एक तरफ राष्ट्रपति ट्रंप ईरान की सभ्यता को खत्म करने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस अब भी ये उम्मीद जता रहे हैं कि डेडलाइन खत्म होने से पहले अगले कुछ घंटों में बातचीत के जरिए कोई ना कोई हल निकल आएगा। The president has set a deadline for about 12 hours from now in the United States. We're going to find out, but there's going to be a lot of negotiation between now and then, and I'm hopeful that it gets to a good resolution. तो ट्रंप की इस धमकी के बाद पूरी दुनिया में एक हलचल मच गई है और पूरी दुनिया में अलग अलग बैठकें इस समय चल रही हैं कि कैसे अमेरिका को रोका जाए, कैसे इस क्षेत्र में शांति को दोबारा से स्थापित किया जाए। आज संयुक्त राष्ट्र में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने को लेकर बहरीन की तरफ से एक प्रस्ताव दिया गया। सिक्योरिटी काउंसिल में इस पर बैठक हुई, लेकिन थोड़ी देर पहले ये बैठक भी फेल हो गई। चीन और रशिया ने इस पर वीटो लगा दिया। अभी तक अब से थोड़ी देर पहले यूनाइटेड नेशंस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है जिसमें लिखा है कि युद्ध के भी नियम होते हैं। जिनेवा कन्वेंशंस संघर्ष के दौरान आम नागरिकों की सुरक्षा करते हैं। जिनेवा कन्वेंशन में यह कहा गया है कि आम नागरिकों को युद्ध में निशाना नहीं बनाया जा सकता। और जिनेवा कन्वेंशन ये सुनिश्चित करता है कि जरूरतमंदों तक बिना किसी भेदभाव के सहायता पहुंचे, उन्हें खाना मिले, उन्हें अगर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है तो वो भी उन तक पहुंचे। और संयुक्त राष्ट्र अब इसके बारे में सोशल मीडिया पर लिख रहा है, क्योंकि दोनों तरफ से ही युद्ध के तमाम नियमों को तोड़ा जा रहा है। अब ये दोनों पक्ष जो हैं, चाहे वो ईरान हो और या अमेरिका या इजराइल हो, ये दोनों ही सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले कर रहे हैं। ये दोनों ही बेकसूर लोगों को मार रहे हैं।